नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज द लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम करने वाले हैं द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डेरिवेशंस भी आ जाएंगे एंड जो अपना थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाएंगे, जो दैट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, जहाँ पे अपने फर्स्ट टर्म एग्जाम्स को ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। द पॉइंट इज़ दैट कि हम लोगों को कई बार ऐसा होता है कि पता तो होता है कि इसका मतलब क्या होता है, बट प्रेजेंटेशन क्या करना है, लिखना कैसे है, डिटेलिंग नहीं समझ में आती है। ओके, वी नो कि भाई क्वेश्चंस का मतलब क्या है और एज पर द मार्क्स कैसे लिखना होता है वो हमें नहीं पता चलता है। तो बस मेरी कोशिश यही है कि गुजरात बोर्ड के मेरे जो प्यारे बच्चे हैं उनको मैं बताऊं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके थ्योरी के अंदर और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना होता है, बिकॉज स्कूल लेवल इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द अदर एग्जाम्स। तो चलिए कोई टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया ड्राइंग द नेसेसरी फिगर, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रायंगल फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको एक फिगर ड्रॉ करना है और फिगर ड्रॉ करने के हिसाब से आपको दो वेक्टर्स का एडिशन इन द फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल मेथड हमें कैसा है एक्सप्लेन करना है। तो देखो बेटा, मैंने आंसर लिख के रखा हुआ है, एक्सप्लेन कर लेती हूँ सो दैट थोड़ा टाइम कम से कम लगेगा और हमारा आंसर जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सपोज करती हूँ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स इनको मैं ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सपोज वेक्टर ए एंड बी आर टू बी एडेड। ठीक है, इनको हमें ऐड करना है। तो इनको मैं ऐड करना हो तो बेटा ऐड करने में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ऐड करने के दिए समझो कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये वेक्टर ए रहा, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर का हेड पोर्शन है और टेल पोर्शन है। ठीक है, तो सिमिलरली ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। तो एडिशन वेक्टर के अंदर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ता है। मैंने बोला, समझा क्या हुआ कि एडिशन के अंदर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ता है। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये वेक्टर ए है, मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है और वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अब मुझे अब अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँगी तो ये फिर तो सही नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन में आऊँगी। तो बेसिकली दो टेल तो आपस में ज्वाइन हो नहीं सकते हैं। तो एडिशन वेक्टर का पहला रूल ये है कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ना चाहिए। तो ये जो बी वेक्टर है ये घूमते 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 आएगा और यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। तो देखो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब क्या किया, इसको ज्वाइन किया हमने। तो वेक्टर ए को मैंने वेक्टर ए जो है उसका जो भी लेंथ है उस तरीके का एक मैंने साइड बना दिया ओपी। ओके, तो OP इज द साइड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एज वेल एज उसी डायरेक्शन बनना है जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है। वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो मैंने OP भी इसी डायरेक्शन बना दिया। ठीक है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है तो P से लेकर देखो ये पॉइंट हेड हुई। अच्छा, अब आपको क्लियर कर दूं, मैं पता तो होगा वेल आपको ये वाला पॉइंट कि ये जो एरो होता है इसको हेड कहते हैं और ये जो पीछे का पॉइंट होता है इसको अपन टेल कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो बी का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो क्या बन गया, PQ बन गया। अब हमें इसको बस लिखना है। सो कैसे लिखोगे, फॉर दिस स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट O। ठीक है, कोई भी पॉइंट O से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रॉ द वेक्टर OP हम ड्रॉ कर रहे हैं विच हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड। पॉइंट्स को ध्यान देना। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड इसका सेम है एज दैट ऑफ द वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ हमने OP लिया हुआ है, एज वेल एज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। जो डायरेक्शन वेक्टर ए का है उसी को हम लोगों ने किया है। ये देखो बेटा, ये नॉर्मल अल्जेब्रिक फॉर्म से ऐड नहीं होता है। ठीक है, 3 + 4 7 आ गया, वैसे ऐड नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों को वेक्टर के फॉर्म में ही मोशंस के हिसाब से ऐड करना पड़ता है। मोशन के अंदर कोई भी एक व्हीकल मूव में है, मोशन में है, तो वो डायरेक्शन भी बताएगा, उसका वैल्यू भी बताएगा, तो कैसे ऐड करना है वो पॉइंट आती है। तो इसके लिए हमने बोल दिया कि दस OP इज इक्वल्स टू वेक्टर OP इज नथिंग बट द वेक्टर ए। यहाँ तक क्लियर, ईजी है। नाउ PQ से हमें B ड्रॉ करना है। ठीक है, तो PQ वेक्टर लिया और ये वेक्टर PQ उतना ही है जितना B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और वही डायरेक्शन अपन ने लिया। और हम क्या कर रहे हैं, जो टेल है वेक्टर B का वो हम लोग हेड P, ओके, वेक्टर OP के जो P है उसके हेड के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, देन द वेक्टर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल O ऑफ द वेक्टर A टू द हेड ऑफ द Q ऑफ द वेक्टर B इज द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोल रहा है, उसके बाद आपको एक वेक्टर ज्वाइन करना है जो इसके टेल वेक्टर A जो है उसका जो O पॉइंट है तो टेल से कनेक्ट होगा और वेक्टर B के हेड Q पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को अपन बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे बच्चा अपन इसको, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो ये वही कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, जहाँ पे आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B विच इज नथिंग बट द OQ। ठीक है, तो अब देखो जब मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन किया और इसका रिजल्टेंट वेक्टर करूँ तो ये कौन सा शेप बन गया,
ट्रायंगल शेप बन गया ना, बस इसी की वजह से इन दिस मेथड एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट फॉर्म थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के तीन साइड्स फॉर्म करते हैं, इसी की वजह से ही हम इसको कहते हैं ट्रायंगुलर मेथड ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इतना सा है, ये आपसे 3 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर इन द थ्योरी फॉर्म। ओके, तो अब मैं साइड में हो जाती हूँ बेटा, इसको पहले अच्छे से लिखो। ओके, प्लीज़ स्क्रीनशॉट मत लेना, लिखते जाओ, बिकॉज थ्योरी क्वेश्चन आपको इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। ओके, सब आपको इंपॉर्टेंट लाइक वो बता देंगे कि जेडब्ल्यू के लिए है, MCQs ये है वो है, बट ये थियोरेटिकल कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये वाली लैंग्वेज आप लिखोगे तो आपका 1 मार्क भी नहीं कटेगा, उतनी गारंटी मेरी है। तो जस्ट नोट इट डाउन। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ड्राइंग द नेसेसरी फिगर एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना है, ठीक है, और प्लस ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है वो हमें बताना है। तो देखो अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पोर्शन लिखा हुआ है, ऑब्टेन वाला मैं इसके बाद में आपको समझाऊंगी। चलो पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। अब ये चीज़ शुरू करने से पहले जो मुझे बच्चों के थ्रू दिक्कत सुनाई देती है वो ये होती है कि बच्चों को इसका प्रैक्टिकल समझ नहीं आता, मतलब ये क्या है लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए, ठीक है, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि 2 आप वेक्टर्स ज्वाइन करते हो, हेड टू टेल वाला ज्वाइन करना है, वो समझ में आ जाता है। मगर बच्चों को पॉइंट क्लियर नहीं होती है। बच्चे पता है कहाँ पे अटकते हैं? बच्चे अटकते हैं कि मैम आप तो कह रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि एडिशन वेक्टर के अंदर हम लोग ना टेल और जो हेड होता है, ठीक है, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ओके, तो पैरेललोग्राम के अंदर आपने तो ये वेक्टर बी और वेक्टर ए का टेल ज्वाइन किया हुआ है, तो एडिशन के अंदर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये बच्चों को दिक्कत आती है, सोच लेते हैं कई बार कुछ बच्चे पूछते हैं, कई बार कुछ बच्चे पूछते नहीं, बट वो डाउट उनको एंड तक रहता है। अब पॉइंट को समझना ध्यान से, इन दोनों मेथड्स में या इन दोनों लॉ में डिफरेंस है क्या वो देखो बेटा, समझो ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मेरे पास कुछ खास चीज़ है नहीं। ओके, एक सेकंड, ठीक है, आई होप आप ये देख पा रहे होंगे। ओके, चलो ये है, अब तो ये तो दिख ही पाओगे। ठीक है, तो ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है। अब सुना बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, मैं पहले क्या कर रही थी, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड के हिसाब से। ठीक है, मैं क्या कर रही थी, पहले इसको, ठीक है, पहले मैंने इसको यूं धक्का लगाया, ठीक है, फिर मैंने इसको यूं धक्का लगाया, बात समझ में आई? ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में क्या था, पहले ट्रायंगुलर लॉ में क्या था, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, पॉइंट को समझना। ठीक है, वेक्टर क्या है वो पॉइंट समझो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये मेरे पास एक लाइक सरफेस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं पहले इस तरफ धक्का मार रही हूँ, तो ये ए वेक्टर हो गया, तो ओ से लेकर यहाँ पर आया, तो ये इसका हेड पोर्शन आ गया। उसके बाद मैं बी वेक्टर के हिसाब से इसको आगे की तरफ धक्का मार रही हूँ ऐसे करके, तो ये आगे गया। पॉइंट क्लियर हुई? डन। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल में पहले यूं धक्का मार रहे हैं ऑब्जेक्ट को, फिर यूं धक्का मार रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ पे गया, तो ऑब्जेक्ट जो था वो इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपन का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास दिक्कत पैरेललोग्राम में कैसे आती है, तो पैरेललोग्राम में दिक्कत ऐसी होती है बेटा, अब मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, अब देखिएगा। ठीक है, ये मेरी 2 उंगली, ठीक है, दो वेक्टर की तरह काम करेंगे। ये वेक्टर जो है वो ऐसे सीधा यहाँ पे जा रहा है, और ये वाला जो उंगली है वो यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से, अब यहाँ पर ना ए और बी ऑब्जेक्ट पे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, बात समझ में? ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ओके, ये मेरा वेक्टर, अब ये मेरा बी वेक्टर, ये मेरा ए वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर यूँ जा रहा है, बी वेक्टर यूँ जा रहा है, समझ के दोस्तों। अब दूसरी वाला मेरे पास हैंड वो ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि जब मैं इसको धक्का मारूंगी तो ये ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, डायगनली फॉर्म में जा रहा है ना। उसमें कैसे जा रहा था, पहले वाले में कैसे जा रहा था, यूँ कर रही थी तो यूँ आ रहा था, ठीक है, यूँ कर रही थी तो यूँ आ रहा था, तो सीधा सीधा जा रहा था। जब मैं दोनों वेक्टर, मतलब कि मैं दोनों डायरेक्शन में एक साथ काम कर रही हूँ, मैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, दोनों एक्सिस में मैं अगर फोर्स जो लगा रही हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एक साथ लगा रही हूँ। ठीक है, पहले मैं खाली एक्स पे लगा रही थी, फिर मैं वाई पे लगा रही थी, अब मैं दोनों इकट्ठे लगाऊंगी। तो जब मैं इन दोनों को इकट्ठे लगाऊंगी तो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा डायगनली, ऑब्जेक्ट ना यूँ जाएगा और ना ही यूँ जाएगा, कैसे, डायगनली। तो जब इस तरीके का पॉइंट आता है जहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स, ठीक है, एक्स और वाई वाला जो फोर्स है वो दोनों एक साथ लगा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट यूँ भी नहीं जाएगा, यूँ भी नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, यूँ जाएगा। तो ये जो डायगोनल फॉर्म क्रिएट होता है यहाँ पर, इसके बेसिस पे हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इतना समझ में आया? अब पॉइंट क्लियर हुई कि हम लोग ट्रायंगल लॉ और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप एडिशन के अंदर ये टेल क्यों जुड़ा हुआ है, पॉइंट समझना।
ठीक है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसको धक्का मारा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट यूँ जा रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट यूँ जा रहा है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ए डायरेक्शन में धक्का मारा, ठीक है। तो हम लोग ये इमेजिन कर रहे हैं, पॉइंट को समझना, हम लोग ये इमेजिन कर रहे हैं कि ए वेक्टर जो है, जो उसका मैग्नीट्यूड है और जो उसका डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ भी मैच कर रहा है। तो ये जो ए वेक्टर है वही यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आर क्यू वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली जो ओ आर है वही आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ये जो बी वेक्टर है, ठीक है, ये जो बी वेक्टर है इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया और ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया। अब पॉइंट समझना, इस फिगर के हिसाब से ये दोनों ऐसे कॉन्टेक्ट में हैं, दोनों का टेल पोर्शन है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि जब हमारा पैरेललोग्राम वेक्टर होता है तो एक्चुअली क्या होता है, ये बी वेक्टर को हम उठा के यहाँ पे रखते हैं। देखो हेड और टेल का आया पॉइंट, आ गया, ठीक है, ये आ गया। और अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूँ, ठीक है, इसको उठा पे आगे, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो अपने को मिलेगा यहाँ पर। इतनी पॉइंट समझ में आई, बस ये है। अब अगर आप देखो बेटा, अब यहाँ पे आप ट्रायंगल लॉ को सोचो, तो देखा जाए तो मैं पैरेललोग्राम को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास हमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पर भी ट्रायंगल लॉ लगा सकती हूँ, मैं यहाँ पर भी ट्रायंगल लॉ लगा सकती हूँ, बात तो वही आती है। तो पॉइंट यहाँ पर ऐसी है, पॉइंट देखना अभी कि ये हो गया ओ ए, ठीक है, ये इसके साथ आ गया, ये बी का वेक्टर मैंने बोला एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा तो ये वाला वेक्टर आ गया। ओके, पॉइंट तो क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। सो अब अपन इसको शब्दों में कैसे प्रेजेंट करना है वो अपन देखते हैं। तो इफ़ द 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर हम लोग ये 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम की 2 साइड्स हैं, हम 2 साइड्स तो एक साथ होने वाली हैं, है ना, 2 साइड्स तो एक साथ ही आ जाएंगी तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा। तो 2 साइड्स बन रहे हैं, तो जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम के अंदर वही रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग कर दिया कि भैया फ्रॉम सम पॉइंट ओ, ठीक है, पॉइंट ओ है, ड्रॉ 2 वेक्टर्स, ठीक है, हम ओ पी वेक्टर और ओ आर वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं विच आर रेस्पेक्टिवली लाइक वेक्टर ए एंड बी। नाउ कंसिडरिंग ओ पी एंड ओ आर एज द एडजेसेंट, ठीक है, ओ पी और ओ आर आप पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स की तरह समझो। तो वी नो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो ओ पी होगा वही आर क्यू मेजर करेगा और जो ओ आर होगा वही पी क्यू मेजर करेगा, ठीक है। सो नाउ कंसिडरिंग ओ पी एंड ओ आर एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कंप्लीट द ओ पी क्यू आर पैरेललोग्राम, कंप्लीट कर लिया। सो हियर इट इज क्लियर दैट ओ क्यू, ओके सॉरी, इट इज क्लियर दैट ओ आर and PQ is equals to B vector, क्लियर हो गया। द डायगोनल OQ becomes the resultant vector, तो ये R हो गया हमारे पास वेक्टर A एंड वेक्टर B। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड द मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन वेक्टर्स। बात समझ में आई, एक्चुअली पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये ना बच्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सम्स के अंदर आपको लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाना है या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना है, क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर ही लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ हो ही रहा है, वही तो रिजल्टेंट वेक्टर ना। खाली समझने वाली बात यहाँ पे ये है, समझने वाली बात ये है कि लॉ ऑफ ट्रायंगल में जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगाना इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को आप एक डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो एक्स एक्सिस में मूव करवा रहे थे, फिर वाई एक्सिस में मूव करवा रहे थे, है ना। पैरेललोग्राम के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस एक्स और वाई डायरेक्शन एक साथ लगाएंगे। तो जब एक साथ लगाओगे ना, आप के पास टेबल वगैरह हो ना, कोई भी एक कटोरी वटोरी रख के देखना और एक उंगली को ना आप यूं करना और एक उंगली को यूं करना, आप कटोरी को धक्का लगाना, ठीक है। मेरे पास उसको आप थोड़ा सा आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो आप कटोरी को धक्का लगाओ, आप यू विल फाइंड कि कटोरी तो ना यूं जा रही है ना यूं जा रही, कटोरी जा रही है यूं डायगोनल फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ पैरेललोग्राम। अब एडिशन वेक्टर के हिसाब से हमें पता है कि टेल और हेड इकट्ठे ज्वाइंट होते हैं, टेल ज्वाइंट होता है नहीं, तो फिर ये वाला लॉ कैसे एप्लीकेबल करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने कहा कि ये जो बी वेक्टर है वो आप यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए, ए वेक्टर को आप यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए। तो इस ट्रायंगल के लिए देखो ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल ज्वाइंट हो गया, डन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायंगल एप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ओ बी के साथ बी का हेड और ए का टेल ज्वाइंट हो गया, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एप्लीकेबल हो गया। बात समझ में आई, इतनी सी ही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मेरा पॉइंट था कि आपको मैं पॉइंट बताऊँ कि क्या है प्रैक्टिकल लेवल से कैसे अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है कि ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ठीक है, इसका डायरेक्शन भी बताना है और ये किस गति से, लाइक क्या मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसका वो भी हमें बताना है यूजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स की मदद से। तो चलो पहले इसको आप इतना लिख दीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, फिर अपन ये वाले क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। सो बेटा अभी हम लोगों ने एडिशन वेक्टर्स देख लिए यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ। अब उसी के अंदर ही हमें ये पूछा गया है कि ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है पहले वो देख लीजिए। कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि देखो ये है हमारा वेक्टर ए, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो एक साथ मीट कर रहे हैं,
है ना। तो ये रहा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बीच वाला। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये एक्स कंपोनेंट के साथ, एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स कंपोनेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है और वाई कंपोनेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, वो मतलब कि हम रिजल्टेंट वेक्टर को दो हिस्सों में काट रहे हैं, उसको हम सेपरेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के हिसाब से और वाई एक्सिस के हिसाब से, उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। मतलब कि किसी भी वेक्टर को आप दो हिस्सों से रिलेट कर रहे हो। अब सीधी बात है 2D डायमेंशन के साथ बात करें तो इसके लिए हम अपने पास आ जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसके अपने पास 2D एक्स और वाई के हिसाब से बात करेंगे। तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर ये जो जा रहा है ना, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और ये किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब कि किस एंगल में, देखो ये एक्स एक्सिस के हिसाब से जो ब्लू वाला मार्कर इसको देख लो, ये एंगल अलग अलग होगा तो डायरेक्शन अलग होगा जाने का, डायरेक्शन अलग होगा तो डायरेक्शन में बताना है और इसकी वैल्यू बतानी है कि रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा। अब यही चीज़ अपने एनसीईआरटी के बुक में जो है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, लाइक एक्सप्लेन या डिराइव लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन का भी आपको ये दिया हुआ है, तो वो जो फॉर्मूला आपके बुक में है ना, बस वही हम लोग हमें डिराइव करनी है और वही अपने को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएगा। लॉ ऑफ कोसाइन हम लोगों को बताएगा मैग्नीट्यूड और लॉ ऑफ साइन अपने को बताएगा डायरेक्शन, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अभी क्या करना है। तो सबसे पहले ये रहा वेक्टर ए, ठीक है, ये रहा वेक्टर बी और ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं दैट इज़ एंगल थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें ये लॉ डिफाइन करने के लिए आई नीड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपने को पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, ये पता है ना, पैरेलल एंड इक्वल। तो पहले मैं इसको पैरेललोग्राम की तरह क्रिएट कर दूँगी। तो क्रिएट करने के लिए ये वाला जो है वो सेम यहाँ पे हम लोग एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, अच्छे से स्केल से बनाना, ठीक है, और यहाँ से भी बिल्कुल एक लाइन पैरेलल जाएगी, ठीक है। ये ए है तो ये भी ए वेक्टर को रिजेंबल करेगा, ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, ठीक है। अब ये दोनों जहाँ पे मीट किए हैं, ये दोनों, ये ए और बी वेक्टर जहाँ पे मीट किए हैं वहीं पर ही क्या बनेगा बेटा हमारा, वहीं पर ही बनेगा ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, दैट इज़ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके। अभी रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनेगा दैट इज़ एंगल अल्फा विच विल गिव यू द डायरेक्शन, ठीक है, वो आपको डायरेक्शन देगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसको थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, ओ पी एस क्यू, ठीक है, ये नेमिंग हो गया यहाँ पे, ओके। अब ना ये फिगर तो बन गया। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे पास पैरेललोग्राम के लिए कोई भी कुछ सोर्स नहीं है मेरे पास। मुझे इतना पता है कि पैरेललोग्राम ट्रायंगल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, बट वो ट्रायंगल वाला भी इसमें कुछ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो अगर मुझे लॉ ऑफ साइन और कोसाइन, अब आप खुद सोचो, लॉ ऑफ साइन और कोसाइन मतलब कि ये तो साइन कोसाइन तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही ले सकते थे। तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्ट करना होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी बेटा, मैं यहाँ पे ये जो ए वेक्टर है ना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँगी, ठीक है, और इस तरीके से एक्सटेंड करूँगी कि यहाँ पर ये जो S है उससे एक स्ट्रेट लाइन मेरी ड्रॉ हो जाएगी, ओके। लेट्स से कि ये N आ गया और ये बन गया 90 डिग्री, ओके। अब ये जो एंगल थीटा है ये भी एंगल थीटा बनेगा, क्यों मैम, देखो पहली बात तो आप खुद समझो कि ये जो वेक्टर B है ये वेक्टर A के साथ कौन सा एंगल बना रही है, थीटा। यहाँ पर भी तो B है ना, और ये तो A को ही खींचा है अपन ने, तो कौन सा एंगल बनाएगी, थीटा, ठीक है। तो इसके लिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, डन, इतना क्लियर हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। अब एंगल तो मेरे पास आ गया, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मुझे निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि मैं एक्चुअली यहाँ पे लिख दूंगी लॉ ऑफ कोसाइन। वो कैसे भी आपको पता चल ही जाएगा, ठीक, लॉ ऑफ कोसाइन, ये मेरे को प्रूव करना है। अब यहाँ पर ना रिजल्टेंट वेक्टर ये रहा। अगर मैं इसको ध्यान दूँ तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बना, OSN बना ये, ठीक है, OSN ये मेरा बना राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कंसिडर
कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ओ एस एन जिसके अंदर एंगल एन 90 डिग्री है. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के साथ ये 90 डिग्री है तो 90 के ये वाला अपोजिट हो गया हाइपोटेनस, 90 के ये वाला साइड हाइपोटेनस हो गया. ठीक है, हाइपोटेनस क्या है मेरे पास ओ एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर. ठीक है, डन. अब अगर हम देखें तो ना मुझे एस एन की साइड पता है, ओके, ना मुझे ओ एन की साइड पता है, मुझे खाली ये ओ एस की साइड पता है. अब मुझे निकालना होगा ये वाला साइड. कैसे करूं? तो ये देखूं अगर मैं, तो मुझे अगर ओ एन की बात करूँ, यहाँ पे मुझे ओ पी तक तो ए दिया हुआ है, मुझे पी एन निकालना होगा देखा जाए बेसिकली. तो अगर मैं पी एन का देखूं तो मुझे ये एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो मैं कंसिडर कर लेती हूँ यहाँ पर. कंसिडर ट्राइंगल एस एन पी. अगेन एंगल एन 90 डिग्री. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे? नहीं, ज़रूरत नहीं है. इसमें हम लोग करेंगे यहाँ पर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के हिसाब से ये अपने को साइड दी हुई है. अब आप इसमें डिसाइड करो अपोजिट और एडजेसेंट. तो देखो ये वाला एंगल है तो ये एंगल की ये वाली साइड को अपन क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड. ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस. ठीक है, और ये हो गया हमारे पास ये वाला जो है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एडजेसेंट साइड. ठीक है, हमें तो साइड्स निकालने हैं ना. ठीक है, तो साइड्स निकालने के लिए तो हम लोगों को कॉस ये एडजेसेंट अपोजिट के हिसाब से साइन कॉस का यूज़ करना पड़ जाएगा. तो अगर मुझे यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो दैट इज़ पी एन. ओके, पी एन निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ? पी एन जो है वो एडजेसेंट है. एडजेसेंट किस में आता है? कॉस में आता है. तो मैं क्या लिखूँगी? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट क्या है? पी एन, और हाइपोटेन्यूस क्या है? एस पी. ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी एन तो निकालना है, और एस पी जो है वो पी और बी फॉर्म. ये बी वेक्टर है ना, बी मैग्नीट्यूड की बात है. इसके लिए साइड में तो अपन वेक्टर लगाते नहीं, तो मैंने सिंपली बी लिख दिया. ठीक है, सो देयरफॉर इसको यहाँ पे ले लो. तो पी एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा? पी एन की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा. डन इतना? ओके, चलो अब करते हैं नाउ एस एन निकालते हैं. एस एन में क्या वर्ड है? अपोजिट. अपोजिट मतलब मुझे साइन लगाना पड़ेगा. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट मतलब एस एन अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट मीन्स पी एस. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एस एन, और पी एस क्या है? बी. बी को यहाँ पे ले लो तो एस एन क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा. क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो चलो यहाँ पे वैल्यू सप्लाई कर लेते हैं. तो ये हो गया ओ एस तो मेरे पास आर है तो इसको आर स्क्वायर ले लिया. ओके, ओ एन जो है वो ओ पी प्लस पी एन से मिलकर बना है. ओ एन जो है वो ओ पी प्लस पी एन से मिलकर बना है, तो भी मैं वही लिख देती हूँ ओ पी प्लस पी एन. ये वाला स्टेप आप स्किप करना चाहो कर सकते हो, मैं आपको समझा रही हूँ इसके लिए लिख दे रही हूँ मैं. और एस एन की वैल्यू तो आगे मेरे पास बी साइन थीटा होल स्क्वायर. नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी क्या है बेटा? पूरा ओ पी क्या है? ए वेक्टर दैट इज ए फोर्स. ठीक है, तो ए लिखेंगे, और ये क्या है? पी एन क्या आ गया हमारे पास? कॉस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे बी साइन थीटा होल स्क्वायर. चलो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लेते हैं यहाँ पर. सो आर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है इतना? चलो, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. अगर आप यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पर तो b दोनों में कॉमन है. ठीक है, तो मैंने बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया. ब्रैकेट में क्या आया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, नाउ वी नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है हमारे पास. चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग. ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर. सो देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये बी को आगे ले लेती हूँ, बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा का अंडर रूट। डन। तो बस हो गया। ये क्या आया, दिस इक्वेशन, ओके, द अबो इक्वेशन shows the magnitude of resultant vector। ठीक है, this is also known as law of cosine। डन। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास लॉ ऑफ कोसाइन। क्लियर बच्चा, बहुत सिंपल तरीके से इजी था ना। अब अपने को निकालना है यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन रब कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्शन निकाल देती हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन रब कर लेती हूँ, ज़रूरत तो है नहीं, वैसे भी क्वेश्चन की आप लोगों को लिख ही दिया होगा आप लोगों ने। फिर क्या कंटिन्यू टूट जाएगी ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रब कर लिया। ठीक है, ओके, चलो नाउ अब देखो डायरेक्शन, ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अल्फा से डिसाइड होगा, तो अगर मुझे अल्फा एंगल निकालना होगा तो दैट मीन्स कि मैं इसका डायरेक्शन पता कर सकती हूँ। अगर मैं अल्फा को देखूँ तो अगेन आप ये ट्रायंगल कंसिडर कर लो। ठीक है, ट्रायंगल SNO, कंसिडर ट्रायंगल SN, ओके SNO या तो ONS, जहाँ पे एंगल N जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो बेटा, तो ये एंगल के हिसाब से ये वाला जो SN है वो अपोजिट साइड और ये वाला जो है वो एडजेसेंट साइड पूरा का पूरा। क्लियर है इतना? तो अपोजिट और एडजेसेंट साथ में कब लगता है? 10 में लगता है, तो मुझे यहाँ पे लगाना होगा 10 अल्फा। सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, दैट मीन्स 10 अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या है? SN, और एडजेसेंट क्या है? ON। ठीक है, सो स्पेस नहीं, इसके लिए मैं इस तरीके से जा रही हूँ। ठीक है ना, आप तो क्या नीचे 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 लिखते जाना, जब लिखते हैं। सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू SN क्या है? SN इज B साइन थीटा अपॉन ON। ON आप देखो तो ON जो है ये A प्लस ये वाला जो था B कॉस थीटा। ठीक है, ये अपन लिखा था ना, ON इज व्हाट? A प्लस B कॉस थीटा। सो A प्लस B कॉस थीटा। अब मुझे एंगल निकालना है तो इसके लिए अल्फा यहीं पे रहने दो और 10 यहाँ पे लेके आओ। 10 यहाँ पे आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। सो 10 इन्वर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, बस हो गया। तो ये जो आपको एंगल आ रहा है, ठीक है, ये जो एंगल आया, ओके, दिस इक्वेशन shows the direction of resultant vector। ओके, और यही इक्वेशन है। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ साइन। ओके, वो लॉ ऑफ कोसाइन और ये साइन डायरेक्शन बताएगा। डन। क्लियर बेटा, सिंपल तरीके से, इजी तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर लिया। ओके, तो ये आपको सिर्फ लॉ ऑफ साइन और कोसाइन के लिए भी आ सकता है, या जो क्वेश्चन मैंने दिया वैसे भी आ सकता है। ओके, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो अभी अच्छे से इसको प्रेजेंट कीजिए, इसको लिखिए। थोड़ा थ्योरी इसमें आपको होगा, बट वो आप टेक्स्ट में देख लोगे तो सिंपल पता चल जाएगा, वरना ज़रूरत नहीं है। खैर, आप इतना भी लिखेंगे तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। ओके, तो जस्ट राइट इट डाउन। नाउ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, इज एक्सप्लेन द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। ठीक है, वेक्टर में वेक्टर का हमें रिजोल्यूशन बताना है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि व्हाट इज रिजोल्यूशन। देखो, पहली बात तो एक पॉइंट समझो, वेक्टर बच्चों को समझ नहीं आता है कि एक्चुअली वेक्टर है क्या। तो देखिए, जैसे कि एक दीवार पे एक चिपकली चल रही है। ठीक है, तो ये दीवार पे एक चिपकली चल रही है। अभी चिपकली जो है वो 2 डायमेंशंस कैरी कर रही है, अपन भी ये मान लेते हैं। ठीक है, तो एक डायमेंशन जो है वो एक्स एक्सिस के थ्रू वो बताएगी उसके मूव होने का, और एक डायमेंशन वाई एक्सिस के थ्रू बताएगी। ठीक है, तो भाई चिपकली जो है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो बताएगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चिपकली के मोशन को एक्स और वाई डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसको मैं और स्पेसिफाई करूँ तो हम इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को हम लोग तोड़ सकते हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। ठीक है, अब एक्स कंपोनेंट में हम बोलते हैं आई कैप, तो आई कैप तो आ गया। वाई कंपोनेंट में हम बोलते हैं जे कैप। तो ये तो क्लियर है कि भाई एक्स और वाई अब कितना ट्रैवल कर रही है, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर।
है ना। अब बेसिकली जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को तोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड द वाई डायरेक्शन, एक्स एक्स और वाई डायरेक्शन, उसी को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, हम एक वेक्टर को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर को तोड़ने के दो तरीके होते हैं, ये देख लेते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो वेक्टर मतलब कि ये अभी जैसे चिपकली जगह मैं यहाँ पे एक डंडी बना दूंगी, इसको मैं वेक्टर बोलूँगी। ठीक है, तो देखिए पॉइंट समझिए। तो हम लोग पहली बात तो एक वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। ठीक है, कौन से दो तरीके हैं? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइक बाय द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट से हम एक तो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा हम प्रेजेंट कर सकते हैं उसके अंदर बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है बेटा, अब एक एक केस करके दोनों हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केस 1 की। केस 1 के अंदर हमें ये देखना है कि बाय द कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट मतलब दो कंपोनेंट्स है एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो जैसे कि ये है मेरे पास एक्स वाई प्लेन, ठीक है, और ये मैं एक वेक्टर अज्यूम कर लेती हूँ। क्या बेटा? एक वेक्टर अज्यूम कर लेती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर है, एक वेक्टर अज्यूम कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और समझो कि ये वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है। ओके, अब देखो ये ए वेक्टर जो है जैसे चिपकली है, ये चिपकली एक्स एक्सिस से ऐसे 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 किसी डायरेक्शन में जा सकती है एक्सिस से कंपेरिजन में। तो ये किस एंगल से जाएगी ना, किस एंगल से वो उसके साथ मोशन कर रही है, तो दैट इज़ थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये कर रही है कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्स एक्सिस के फॉर्म से। ओके, और उसका एक कंपोनेंट बनेगा एक्स कंपोनेंट, तो मैं इसको ए एक्स नाम लिख दूँ, और एक उसका कंपोनेंट बनेगा वाई कंपोनेंट, क्योंकि वाई डायरेक्शन में देखना पड़ जाएगा, तो इसको हम ए वाई नाम दे देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ये अगर मैं ये वाई कंपोनेंट को यहाँ पे उठा के रखूँ तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, तो मैं यहाँ पर वाई कंपोनेंट को यहाँ पे उठा के रख देती हूँ, तो ये हो गया मेरा ए वाई। ओके, और ये था मेरा ए एक्स, ये एरो जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा मेरा एरो। तो अभी आपने देख लिया हेड टू टेल जॉइंट हुआ है। हेड टू टेल मतलब कि एडिशन वेक्टर होगा यहाँ पर। ठीक है, एडिशन वेक्टर में तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं ट्रायंगल का लॉ। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो अब मुझे बेसिकली ये निकालना है कि वो कितने मैग्नीट्यूड से वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट को कवर कर रही है चिपकली या वेक्टर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे ध्यान दें तो हम पहले बात करेंगे फॉर एक्स कंपोनेंट। अब एक्स कंपोनेंट के लिए देखो सीधी सी बात है, ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बन जाए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा है, ये 90 है, तो 90 के यहाँ पर ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ये थीटा के सामने वाली साइड है उसको हम कहेंगे अपोजिट, और ये वाली साइड को हम कहेंगे एडजेसेंट। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ओके, अब अगर मुझे ये कंपोनेंट ढूंढना है विच इज़ ए एक्स ना, मुझे एक कंपोनेंट ढूंढना है, तो ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, मुझे ये वेक्टर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, और मुझे थीटा है। तो एडजेसेंट और हाइपो कब आता है? कॉस के साथ आता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट क्या हो जाएगा? ओके, ए एक्स, और हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा? ए। सो देयरफॉर ये यहाँ पे ले लो तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स। दैट इज एक्स कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से मुझे वैल्यू पता चलेगा कितना मैग्नीट्यूड ट्रैवल कर रहा है और कितने डायरेक्शन में, भाई क्या एंगल होगा तो हमें वो एंगल के थ्रू उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए कॉस थीटा। सिमिलरली मैं इस वेक्टर को वाई कंपोनेंट के हिसाब से भी तोड़ सकती हूँ कि भैया वाई कंपोनेंट मतलब कि वाई एक्सिस में किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है ये। तो ये हो गया वाई कंपोनेंट। अब y में तो रहेगा साइन थीटा। देखो ये रहा y कंपोनेंट, अपोजिट आया, अपोजिट मतलब कि साइन लगेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट में हम ले लेते हैं ए वाई और हाइपोटेन्यूस है ए, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई। सो दैट इज y कंपोनेंट कितना हो गया? ए साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दे देना। ठीक है, यहाँ पे केस 1 में जो कंडीशन है वो ये है दैट आपको थीटा एंड आई कुड से ए वेक्टर, ठीक है, तो थीटा एंड वेक्टर आर गिवन।
थीटा भी दिया हुआ है कितने एंगल से जा रहा है, ठीक है, वेक्टर भी दिया हुआ है। तो वो जब दिया हुआ है तो हम ये देख सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। डन, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग केस एक। ओके, क्या है यहाँ पर, केस सेकंड। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो हियर components are given, okay, and we have to find डायरेक्शन थीटा के लिए एंड मैग्नीट्यूड के लिए क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वैसे तो मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, तो मैं चलो ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो निकालना है अपने को, बात आई समझ में, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, तो हमें कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे एक्स कंपोनेंट दिया है, फिगर वही का वही रहेगा, ठीक है। तो हेयर ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, हमें एक्स कंपोनेंट समझो दिया हुआ है। ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, हमें वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है। अब हम इसका कर लेंगे स्क्वायरिंग, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। समझो ये इक्वेशन 1 ले ली और ये इक्वेशन 2 ले ली सॉरी, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स कंपोनेंट इज ए स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐड कर लेते हैं दोनों को, एडिंग बोथ इक्वेशंस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर मैथमेटिक्स का 10th का रूल है, 1 आ जाता है, ये आइडेंटिटी है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो देयरफॉर ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट। तो ये ए आया, ए मतलब कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं डायरेक्शन की, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं पूरा केस, ठीक है। नाउ टू फाइंड डायरेक्शन, मतलब कि थीटा निकालना है, ठीक है। थीटा निकालना है तो थीटा हमें निकालना है, और यहाँ पे हम लोगों को अपोजिट और एडजेसेंट दिया हुआ है, मतलब कि हम लोगों को एक्स और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है। तो एक्स वाई कंपोनेंट दिया, अपोजिट और एडजेसेंट दिया हुआ, मतलब कि हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, टेन थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या है बेटा, ए वाई अपॉन ए एक्स। ओके, थीटा यहीं पे रहने दो, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया। तो एक वेक्टर को हम लोग 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, तो एक आता है एक्स कंपोनेंट और एक आता है वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आपके पास वेक्टर और एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से किस तरीके से क्या कंपोनेंट बना रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन में। और अगर आपको यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट दिए हुए हैं तो आप ये निकाल सकते हो कि वो जो वेक्टर है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, मैग्नीट्यूड, और क्या एंगल बनाते हुए जा रहा है विद द एक्स कंपोनेंट। तो दैट इज़ अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। रिजोल्यूशन 3 मार्क के हिसाब से आराम से पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तो यूजिंग द प्रॉपर डायग्राम डिराइव द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन AC इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एंड शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस, ठीक है, वो हमें शो करना है। तो ये आपसे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको कह रहा है कि आपको ये बताना है कि डायग्राम के थ्रू आप हमको अच्छे से बताओ कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा v स्क्वायर बाय r, और वो जो डायग्राम है वो कैसा है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है, एक सर्कल ड्रॉ कर ले पहले हम लोग अच्छे से।
अब देखो ये कोई सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे ये है सेंटर और हम ये कह रहे हैं कि समझो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ऑब्जेक्ट इज़ हेयर। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ऑब्जेक्ट इज़ हेयर। अब आपको पता है कि हम लोगों ने बचपन में देखा था 9th में 9th के अंदर कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशनल होती है। इसका मतलब है कि टेंजेंट के थ्रू हम वेलोसिटी का डायरेक्शन बताते हैं और वेलोसिटी बता देते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पर है तो विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है, ये वेलोसिटी मुझे यहाँ दिखाएगा v1। समझो कि कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ पे आ गया। ओके, एट टाइम t इक्वल्स टू t जो चेंज हुआ वो ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ पे आ तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2। अब आप देख रहे हो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। नॉट इट्स सिंपल, ठीक है, आप कोई भी पॉइंट लोगे, वॉट एवर द पॉइंट यू विल टेक, आप देखोगे कि वेलोसिटी जो है वो हर डायरेक्शन में बदल रही है। वेलोसिटी हर डायरेक्शन बदल रही है। अब अगर वेलोसिटी यहाँ पे बदल रही है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे होना ही है। ओके, तो बट यहाँ पे सर्कुलर मोशन है वो भी यूनिफॉर्म, तो इसके लिए याद कर लेना कि यहाँ पे जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होगी, पॉइंट पे ध्यान देना, मैं स्पीड की बात कर रही हूँ, वो कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी बदल रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, क्या पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग in uniform circular motion with constant speed। कैसा है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ध्यान देना, स्पीड कांस्टेंट लिखा है मैंने। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो वेलोसिटी का हर बार डायरेक्शन बदल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हेयर direction of velocity changes at every point। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, वेलोसिटी का। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट देयर इज एन एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर there is an acceleration at every point। अब एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा v इज व्हाट, डेल्टा v इज v2 माइनस v1 अपॉन t, यही होता है। ठीक है, चलो इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर आप देखो यहाँ पर, अब ना क्या करेंगे हम लोग ना, ये वेलोसिटी के जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनको हम यहाँ पे बाहर लेंगे और इनको हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। अब अगर मैं फॉर्मूला देखती हूँ एक्सेलरेशन का, तो क्या है v2 माइनस v1, मतलब माइनस हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन इसका मतलब कि हम लोग वेक्टर्स को टेल टू टेल में कनेक्ट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला और ये वाला यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सो जैसे कि ये रहा v1 वेक्टर, ओके, ये रहा v2 वेक्टर, और इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v दैट इज़ v2 माइनस v1। ये एक्सेलरेशन डेल्टा v, ये डेल्टा v। अब ना मैं इस डेल्टा v को अगर मैं इस सेंटर से ज्वाइन करूँ तो देखो हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, यस। तो डेल्टा इज v इज़ व्हाट, बेसिकली इट्स द एक्सेलरेशन। तो इन्होंने आपसे कहा है शो दैट द डायरेक्शन इज टूवर्ड्स, ठीक है, जो वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन में आ रहा है, चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी मतलब चेंज इन डायरेक्शन, तो द चेंज इन डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। देखो सेंटर की तरफ जा रहा है ये, एंड अलोंग द रेडियस, तो ये रेडियस ही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ पे रेडियस है। तो देखो आपको इस तरीके से ही ग्राफ ड्रॉ करके आना है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, तब जाके आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ओके, अब ना यही है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पहले इस पॉइंट पे था, तो ये उसका पोजीशन r1, फिर आफ्टर टाइम t ये यहाँ पे पहुँच गया r2। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा डेल्टा r। क्या मिल जाएगा, ये डेल्टा r मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो बेटा तो आपको दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ये वाला, और एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ये वाला। इसमें हम लोग अप्लाई कर लेते हैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव कर लेते हैं, उनके साइड्स को रेशियो ले लेते हैं। दो ट्रायंगल साफ साफ नजर आए, सिमिलरिटी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप में पहले मैं लिख दूंगी और ये लिख दूंगी यहाँ पे डेल्टा वी जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, और ये सेंटर से पास हो रहा है, इसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कहाँ पे होगा, सेंटर की तरफ जाएगा। और सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स या कोई भी चीज़ सेंटर की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो इसके लिए एक्सेलरेशन कैसा हो गया बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम शब्दों में लिख दें तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट डेल्टा वी, ठीक है। सो हियर डेल्टा वी is passing through the center, so therefore this acceleration is called centripetal acceleration, that is AC, ठीक है। तो इसके लिए अभी क्या हो गया, AC, तो फाइन हो गया, ये AC पॉइंट क्लियर हो गई। चलिए अब कंसिडर कर लेते हैं ट्रायंगल। नाउ अब आप देखो ट्रायंगल के अंदर तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन वेलोसिटी वो दोनों साथ में आ सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे रहेगा कोई भी एक पोजीशन निकाल दो, कोई भी वेलोसिटी, हालांकि हम यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि वेलोसिटी दोनों की दोनों सेम है, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट की वेलोसिटी सेम है। तो ध्यान देना कि जब आप इसको ये जब दो डंडियाँ बनाओ ना V1 और V2 की, तो वो सेम मेजरमेंट में बनाना, मेजरमेंट चेंज मत कर लेना, ठीक है। तो वो चीज़ का तो ध्यान दे देना। तो थोड़ा स्केल से इसको अप्रोप्रिएट बनाना। और एक और चीज़ बता दो कि जब आप इसको बनाने बैठो ना तो क्या करना, पहले सेंटर से यूँ लाइन खींच लेना ये वाली, और फिर इसको आप ज्वाइन कर लेना, तो वो मैच बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही फिगर से टीचर्स को पता चलेगा कि भैया हाँ बंदा होशियार है, ठीक है, उसको पता है, उसको कॉन्सेप्ट पता है। तो इसके लिए चलिए अब आप लिखिए दें फ्रॉम द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा वी और यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन में आर और V1, ठीक है। तो अभी देखो पोजीशन इज़ द सेम, सर्कल है, यहाँ पे वेलोसिटी इज़ द सेम, ठीक है। तो उसके V1 R1 V2 R2 नहीं लिख रहे, सिंबल अपन यहाँ पे लिख देते हैं V और R, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ इतना। मैग्नीट्यूड है तो आपको इसको मैग्नीट्यूड में डालना है तो डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी रहेगा हमारे पास मैग्नीट्यूड। हमें एक्सेलरेशन फॉर्मूला में क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए, डेल्टा वी दिख रहा है, उसको वहीं रहने देते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा आर इनटू ये वी वहाँ पे चला जाएगा अपॉन आर वेक्टर, ठीक है, डन। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा कि R1 और R2 सेम ही है तो मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको R ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली V1 और V2 सेम है तो इसको सिंपली V ले लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा आर इंटू वी अपॉन आर, ठीक है, डन। चलो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं यहाँ पे हम लोग इसको, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो ए सी लिख दिया मैंने, ठीक है। डेल्टा वी की जगह पे क्या लिख दूँ, डेल्टा आर इंटू वी अपॉन आर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। चलिए सो ए सी इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ओके। इसको इकट्ठे ले लिया और ये वी अपॉन आर ले लिया। नाउ आर इज अ पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन वाला। पॉइंट क्लियर हुआ, डन बेटा। इस तरीके से आपको पूरा प्रेजेंट करना होगा, ओके। चलिए इसको लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सबको पता है, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक्सप्लेन द प्रोजेक्टाइल मोशन को ये लोग कम्प्लीटली दे भी सकते हैं, जिसमें आपको जो लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन डी उसमें, या तो फिर इस क्वेश्चन के आपके कुछ 3-4 पार्ट्स कर लेंगे। तो इस चैप्टर नहीं क्वेश्चन के अंदर
ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो चलो पहले तो अपन देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक बॉल या एक ऑब्जेक्ट और आप उसको जब फेंकते हैं, ठीक है, ऐसे करके जब आपने उसको फेंका तो हम सबको पता है कि वो इस तरीके से पैराबोलिक होकर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। सब क्रिकेट अवर्स तो हैं ही, सबको पता है। तो इस तरीके से नहीं फेंक रहे, ठीक है, यूं करके जब फेंकते हैं हम लोग तो पूरा ये पैराबोलिक फॉर्म कवर करेगा। तो आइए इसी को ही हम लोग एक्सिस के अंदर बता देते हैं क्या है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ओके। अब देखो ये पूरा जब हम देखते हैं तो जैसे कि ये रहेगा तो सीधी सी बात है, ये पूरा इस तरीके से कवर अप करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, क्लियर। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो देखो ये कोई ना कोई एंगल से आएगा, दैट इज़ एंगल थीटा, ठीक है। उसके बाद चीज़ें क्या क्या कवर करनी है, तो जैसे कि देखो कितनी हाइट तक वो पहुंचा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी वो हमें बताना है ना। ये वाला क्वेश्चन कैसे किस किस जगह पे डिवाइड हो सकता है वो बता रही हूँ। तो ये कौन सी मैक्सिमम हाइट होगी वो बताना है, मैक्सिमम उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा वो बताना है, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगा होगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो बताना है। और इन सब के लिए जैसे जैसे जहाँ जिस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, ठीक है, जिस पॉइंट पे अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो कहाँ पे होगा वो अपन को बताना है, ओके। तो दैट मीन्स कि देखा जाए तो इस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। एक तो हम लोगों को टाइम निकालना होगा इसके अंदर, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी, रेंज निकालना होगा और ट्रेजेक्टरी निकालना होगा। ट्रेजेक्टरी इसका मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस, तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये 4 क्वेश्चन इस अकेले में से बन सकते हैं। तो 3 मार्क के अंदर कोई भी आपको ये वाला एक पॉइंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बट इसका जो बेस है पहले वो रेडी कर लेते हैं एंड देन हम लोग एक एक करके उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन आता है देन ऑल्सो यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट, अगर इन द फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन आते हैं देन ऑल्सो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि देखो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे तो मोशन करेगा तो बट ऑब्वियसली लाइक इट्स अ फोर्स, ठीक है, फोर्स के थ्रू मोशन में जाएगा। तो इसको हम लोग 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रिजोल्यूशन वेक्टर अभी भी हमने क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। समझो कि ये वाला है हमारा पोर्शन, ठीक है। तो ये वाले में ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट। नाउ वी नो थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा साइन कॉस थीटा। और देखते हैं कि भाई ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ये इस वेलोसिटी से, ठीक है, इस वेलोसिटी से उसने ट्रैवल करना शुरू किया था इनिशियल। तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, ओके, एक्स के फॉर्म में, और ये हो जाएगा यू वाई साइन थीटा वाई कंपोनेंट के फॉर्म में। इतना क्लियर हो गया। देखो अब क्या होगा ना, जब आप बॉल को ऐसे फेंकोगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ पे आते आते तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो वाई कंपोनेंट में तो वेलोसिटी 0 हो गई। पॉइंट क्लियर हो गई यहाँ पे, ओके। अब जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा, अगेन जैसे वो नीचे की तरफ आएगा सेम वो देखा जाए, ठीक है, सेम तो वो देखा जाए तो वो अगेन एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बनाएगा। अब जिस तरीके से ये ऊपर से, ठीक है, जितनी स्पीड से ये ऊपर की तरफ आया था उतनी स्पीड से वो नीचे की तरफ भी जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ यू साइन थीटा, और ये एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ, पॉइंट यहाँ तक समझ में आई, ओके। देखो इसमें क्या होगा ना, जैसे वेलोसिटी की बात कर ले तो जैसे आपने ऑब्जेक्ट को फेंका तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है, फिर धीरे धीरे स्पीड कम होते यहाँ पे स्टॉप, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आना शुरू करेगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये वाला फॉर्म आ जाता है। और यहीं पे अगर आप इसका देखो एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट में इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, एक्स कंपोनेंट में इसके अंदर कोई भी आपको बदलाव नज़र नहीं आएगा। पहले ना हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इनके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग अलग जो भी चीज़ें हैं ना वो पहले लिख देते हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा कि वो वाली चीज़ें डिराइव करनी होगी ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा वैल्यूज़ को प्लेस करना। अब एक्स कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। देखो एक्स कंपोनेंट के अंदर आप देखो तो जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू एक्स कॉस थीटा, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स कंपोनेंट इज़ यू एक्स कॉस थीटा, ओके। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, तो एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे वर्टिकली लगेगा ना, ये ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब धीरे धीरे इसको एक्सेलरेशन किस पे लगेगा, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि इसको फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, अर्थ खींचेगा
बॉल को नीचे की तरफ, तो इसके लिए एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। हॉरिजॉन्टली तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो इसके लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, अच्छा अब डिस्टेंस तो यूँ निकालना है, डिस्टेंस हमारा यूँ होना चाहिए, तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो सिंपल सी बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज़ ux, डिस्टेंस इज s या x अपॉन t। ठीक है, तो ये आगे चल के अपन को बस इतना ही काम आने वाला है, उसके अलावा कुछ काम आने वाला है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको तो खैर यहीं छोड़ देती हूँ। अब बात कर लेते हैं हम लोग y कंपोनेंट की। अब y कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक रहेगा कि y कंपोनेंट में कौन सा इनिशियल वेलोसिटी जा रहा है, y कंपोनेंट में आ रहा है uy, तो इनिशियल तो वो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आते आते फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0। एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको एक्सिस के फॉर्म में दिया है, तो एक्सिस के फॉर्म में अगर आप देखते हो तो ये एक्स वाई, वाई डैश और ये एक्स डैश, तो नीचे की तरफ जब आएगा तो नेगेटिव साइन करेंगे हम लोग, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -g। ठीक है, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ओके, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये हमको एक्स और वाई कंपोनेंट मिल गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले टाइम। ठीक है, तो एक एक टॉपिक आगे डिस्कस करते जाते हैं हम लोग बेटा। तो जैसे कि सबसे पहले आपको आएगा ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ टाइम t टू अचीव मैक्सिमम हाइट। ठीक है, या तो सिंपल, ठीक है चलो आगे मैं इसको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ टाइम t टू अचीव द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो अभी टाइम की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो मैक्सिमम हाइट के हिसाब से चलो ओके, मैक्सिमम हाइट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट में कितना वो टाइम रहेगा, तो हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ओके, तो क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सीधी सी बात है, ये y कंपोनेंट के लिए रहेगा, तो मैं यहाँ पे y लगा देती हूँ। ओके, अब हमें पता है वी वाई कितना है, 0। ठीक है, तो ये हो गया 0। यू वाई कितना है, यू वाई साइन थीटा, वो लगा दिया हम लोगों ने, यू वाई साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा -g इंटू टी। ओके, तो 0 इज इक्वल्स टू यू वाई साइन थीटा -gt। ये यू वाई को यहाँ पे ले लो, तो -u y साइन थीटा इज इक्वल्स टू -gt, माइनस माइनस कैंसिल, g को नीचे ले लो, तो यू वाई साइन थीटा अपॉन g इज इक्वल्स टू t। ओके, इसका मतलब कि इतना टाइम लगेगा बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। ओके, सो क्या लिखोगे आप, दिस इक्वेशन गिव्स यू द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये बॉल वहीं पे अटका हुआ तो नहीं होगा, अब इसके बाद जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो नीचे की तरफ जब आएगा तो कितना टाइम लगेगा, समझो आपसे पूछते हैं कि नीचे की तरफ आ रहा है तो कितना टाइम लगेगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो उतना ही टाइम पे आएगा जितने टाइम पे ऊपर की तरफ पहुंचा था। तो ये वाला नीचे की तरफ आने में भी सेम होता है। अगर आपसे ये बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट आने में कितना टाइम लगता है, तो अगर आपको ऐसे बोलते हैं कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, अगर ऐसा बोलते हैं, ठीक है, तो क्या लिखोगे, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट t इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी। ठीक है, जितना ऊपर आने में उतना ही नीचे जाने में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, अब t की वैल्यू क्या है, यू बाय साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये वाला आ गया हमारे पास आंसर, 2 यू बाय साइन थीटा अपॉन जी। तो ये बन गया अपना टोटल हाइट, सॉरी टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम का डेरिवेशन कर लिया।
अब करेंगे हम लोग मैक्सिमम हाइट का। तो चलो पहले मैं साइड में जाती हूँ, ये वाला ऐसा कैसा ही रहेगा, इसी के बेसिस पे अपन को वहाँ पे सॉल्व करते जाना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर अपन हाइट कैसे फाइंड आउट करने हैं वो देखते हैं ना बच्चा। सेकंड इक्वेशन हम फाइंड करेंगे टू ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक आया तो हमें निकालना है। सिंपल सा इक्वेशन ले लेना है हम लोग को इसके अंदर। ओके, अगेन न्यूटन का लॉ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो दैट इज़ 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसमें चेंजेस कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे 2as की जगह पर h हो जाएगा, बिकॉज हम हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा y कंपोनेंट है, तो y स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर रहेगा। ओके, ये होगा हमारा माइनस जी, हमने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। ओके, ये हो गया h वी स्क्वायर वाई, वी वाई कितना है 0 और यू वाई कितना है u साइन थीटा। ठीक है, सो माइनस 2gh इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कैंसल। सो 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया, क्या निकाल दिया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। डन, क्लियर। चलो यहीं पर ही हम लोग रेंज निकाल देते हैं, नहीं स्पेस नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो इसको आप फटाफट से लिख दीजिए, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से लिख दीजिए, फिर मैं इसको रब करके रेंज निकाल देती हूँ। इससे बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, इसके लिए यही सारे अच्छे से करना, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इनसे भर भर के। अब क्या रहेगा, टू ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर रेंज। ठीक है, देखो रेंज का मतलब क्या है, रेंज का सिंपल मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, उसको हम लोग रेंज कहते हैं ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो आर इज़ व्हाट, आर इज़ बेसिकली डिस्टेंस covered by an object, हॉरिजॉन्टली लिख दे। ओके, या तो फिर covered by an object at which, जो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल पे था। ओके, at which प्रोजेक्टाइल पे था और ग्राउंड पे वापस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, रिटर्न बैक टू ग्राउंड। ठीक है, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ऐसे जैसे ये है, मैं इसको धक्का मारूँ तो ये भी तो डिस्टेंस नॉर्मल कवर करेगा ना। तो हमें बता रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है उससे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, एच विच प्रोजेक्टाइल, मतलब वो प्रोजेक्टाइल पे था। ठीक है, तो मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ आया था, फिर से ग्राउंड की तरफ नीचे आया, तो उसके लिए रेंज अपन को निकालनी है। अब देखो सीधी सी बात है, ये रेंज जो है वो कैसा है, एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस के फॉर्म में है, मतलब वो एक्स कंपोनेंट को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला बनती है, उसी को लगा देते हैं हम लोग। तो क्या आया, यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। ठीक है, अब यू एक्स क्या है हमारे पास, यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, एक्स इज वॉट, एक्स इज दिस डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो रेंज आ गया, अपॉन क्या है बेटा, टाइम। अब ये टाइम यहाँ पे हम कौन सा लिखेंगे, ये टाइम लिखेंगे अपना टोटल फ्लाइट का। क्यों, क्योंकि आपके सामने ही है, बॉल यहाँ से उठा था, पूरा घूम के यहाँ पे आया, तो ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना टाइम लगा, दैट इज टोटल फ्लाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u cos theta into t is equals to r. So therefore r is equals to u cos theta. ओके, और t का फॉर्मूला क्या था, 2u sin theta अपॉन g। r इज इक्वल्स टू u 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, ये क्या बचा, 2 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, 2 cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे g लिख देते हैं। तो r क्या आ गया हमारे पास, r आ गया हमारे पास u स्क्वायर। अब ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास रहता है 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। क्या मामला होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा। तो क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया रेंज का फॉर्मूला।
दैट्स इट, ईजी। ठीक है, अब इतना तो कोई टफ है नहीं, अभी तो आप निकाल ही सकते हो। नाउ सम फैक्ट्स, पॉइंट्स थोड़े ध्यान रख दो इसके अंदर जो आपके न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि रेंज जो है वो रेंज मैक्सिमम कब होगा, एम स्टैंड्स फॉर द मैक्सिमम। ठीक है, रेंज लाइक बॉल कितना डिस्टेंस मैक्सिमम कवर कर सकता है, तो वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा 45। ठीक है, देखो साइन है, साइन टू थीटा, स्क्वायर नहीं है, 2 है, ध्यान देना, साइन टू थीटा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे थीटा साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, इतना क्लियर है। और 1 कब आता है, साइन 90। ठीक है, साइन 90 में हम लोगों को 1 मिलता है, समझे ना। तो बेसिकली देखा है तो 2 थीटा जब 90 होगा तब हमें 1 मिलेगा, तो थीटा कितना होना चाहिए 45। तो थीटा 45 पे जो रेंज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर आपसे ये पूछते हैं फाइंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप वहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख दोगे 45। तो अगर ये वाला चीज़ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 × 45 अपॉन जी। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर जी साइन 90, नाउ वी नो साइन 90 इज़ 1। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हो गया, यू स्क्वायर जी आ गया फॉर द मैक्सिमम रेंज। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक और पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको, यहीं बता देती हूँ, तो क्या ये आपका रेंज वाला पोर्शन क्लियर हो जाए। ये फैक्ट नंबर फर्स्ट, ये फैक्ट नंबर 2। अब फैक्ट नंबर 2 क्या कहता है, फैक्ट नंबर 2 ये है कि कई बार, अब इसमें आपको डिराइव तो नहीं करना, बट क्या होता है ना, कई बार आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको आएगा कि आप ना हाइट, ठीक है, और रेंज आपको दिया होगा, या एंगल दिया होगा, हाइट दिया होगा, रेंज निकालना होगा, या रेंज और एंगल दिया होगा, आपको हाइट निकालना होगा। ठीक है, मतलब कि रेंज और हाइट का रिलेशनशिप। ओके, तो ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। तो रेंज और हाइट का रिलेशनशिप है, और वो ये है tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 × हाइट अपॉन रेंज। ठीक है, तो देखो अब सीधी सी बात है, वो ये जो रेंज है और वो जो हाइट की हमने फॉर्मूला निकाली, उसको आप अपॉन में लिखोगे तो आपको ऐसा ही कुछ मिलने वाला है, और हमें डिराइव करना नहीं, तो कोई सेंस बनता भी नहीं, मैं आपको उस पर आपके 10 मिनट जो है वो यूटिलाइज कर लूँ। तो ये रहेगा आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। ठीक है, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाइट भी क्लियर कर ली, रेंज भी क्लियर कर ली। अब लास्ट अपने को आता है ट्रेजेक्टरी। तो चलिए अब इसको लिख दीजिए, फिर इसको मैं रब करूँ, एंड देन वी गो फॉर द ट्रेजेक्टरी मोशन। ना बच्चा फोर्थ वन, दैट इज टू ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर ट्रेजेक्टरी मोशन। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन बताना है, दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखो अब फिगर तो वही है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो समझो ये वाली मैं पॉइंट ले रही हूँ, तो ये पॉइंट के ऊपर ये रहेगा कि भाई कितना कवर हुआ, ये दैट इज़ अ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ पे कितना कवर हुआ, दैट इज़ अ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को लेते जाओगे तो आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना। तो दैट इज़ अ ट्रेजेक्टरी मोशन। तो हम लोग एक रिलेशन निकाल देते हैं जहाँ पे एक्स और वाई को हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला के तो कंप्राइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, अब अगेन यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ले लेंगे। तो क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको पता है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो बार बार चेंज होता जाएगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा, दैट इज़ अ हाइट। तो डिस्टेंस तो वो चेंज हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिख दिया, y लिख दिया। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे के सारे चेंजेस y कोऑर्डिनेट के अंदर ही ना, x कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस है ही नहीं, आपके सामने ही x कोऑर्डिनेट में तो क्या एक बेचारा इतना ही फॉर्मूला है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ y कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो चेंज भी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। x में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू ओके यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। इसमें अगर वाई निकालना है तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। हम लोगों को रिलेशन बताना है यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म में। अपने पास वाई का तो है, बट अच्छा उसमें हमें टी की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेशन एक्स और वाई के फॉर्म में बताना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, आई मीन फ्रॉम द एक्स कॉम्पोनेंट, फ्रॉम एक्स कॉम्पोनेंट क्या है यहाँ पर, यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय टी। ठीक है, तो टी को यहाँ पे ले लो, तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, यू एक्स
ओके, तो जहाँ जहाँ पर भी टी है वहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, यू एक्स लगा देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, क्या हो जाएगा x अपॉन यू। ठीक है, सिंपल। ओके, अब चलो एक और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो u इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, यू एक्स क्या है, यू एक्स क्या है, तो यू एक्स जो है वो यू कॉस थीटा है, इसको हटा दें, यू कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यू कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ यू कॉस थीटा प्लस, ओके, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस हाफ जी, अगेन क्या हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, अब आप देखो यहाँ पर तो u कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका एक फाइनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये जो है वो आपको क्या कौन सा दे रहा है, ट्रेजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और ट्रेजेक्टाइल मोशन जो है वो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। तो याद कर लेना, दिस विल गिव यू द पैराबोलिक मोशन। ठीक है, तो ट्रेजेक्टाइल मोशन को हम पैराबोलिक मोशन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा, आया समझ में। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशंस जो हैं वो बहुत इजी तरीके से और बहुत सिंपल फॉर्मूला के थ्रू मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर लिया। इतना ही लिख के आना, इसमें और कुछ आपको झंझट नहीं करना है और आपको इसमें कम्प्लीटली फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, क्योंकि ये तो मैंने आपको खाली समझाया है। ठीक है, तो इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डन, क्लियर, ओके। तो जस्ट लिख दीजिए इसको, फिर हम लोग दूसरे और कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द पोजीशन वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो अभी आपको ये 2 मार्क के हिसाब से सेक्शन बी में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन करो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना कि आज अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी कहाँ पे मौजूद है उसका हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, तो बात वही है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ जाएगा और उसको हम जनरली ग्राफ के हिसाब से हम इसको कंसिडर करते हैं ओरिजिन से। ठीक है, तो आज जैसे मैं हूँ तो भाई आज यहाँ पर अगर मैं हूँ तो मेरा पोजीशन क्या होगा, तो पता है हम लोग ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते थे बचपन में। ठीक है, तो कैसा होता था कि भाई ये है, ये एक पॉइंट ए है, एक बॉडी ए है, तो वो 3,4 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये x के हिसाब से 3 मीटर की दूरी पर है या यूनिट की दूरी पर है और ये 4 यूनिट की दूरी पर है, तो इसका पोजीशन पता चल जाता था। आई बात समझ में। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई पोजीशन के लिए हम लोग अगर पोजीशन बताना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हम लोग ना उसका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये है कि OQ एक वेक्टर है R1, पोजीशन है उसका एट द टाइम t1। ठीक है, कोई टाइम t1 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, कुछ टाइम गुजरा, ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया तो ऑब्जेक्ट का अभी पोजीशन जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब पोजीशन r पे है तो OR इज द R2 एट द टाइम t2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो टाइम t1 से, ठीक है, टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब कि R1 प्लस R2 का फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर वी कुड से कि ड्यूरिंग टाइम t2 टू t1 बॉडी रीचेज फ्रॉम Q टू R, देन इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर QR। ठीक है, बस ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन बी में। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कैसे प्रेजेंट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डिफाइन द यूनिट वेक्टर एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो क्या डिटेल तो क्या ही है, यूनिट वेक्टर क्या है। तो देखो यूनिट वेक्टर का मतलब ये है वो वेक्टर जिसकी वैल्यू जो है, जो मैग्नीट्यूड कैसा, यूनिट मतलब कि 1। ठीक है, वो वेक्टर जिसकी वैल्यू हम 1 अज्यूम करते हैं, दैट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली, जनरल यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है n कैप से। ठीक है, तो क्या होता है ना, बेसिकली अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या है कि कोई भी वेक्टर है उसको आप उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जो भी एक वेक्टर है आप उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर लीजिए तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा।
इसका अगर हम लोग थोड़ा सा और फॉर्म बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, मैं क्या बोल रही हूँ, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप उसका मैग्नीट्यूड और उसका एन कैप, मतलब कि यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ठीक है, तो वो आ जाएगा उसका वेक्टर का पूरा पोजीशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए। बात समझ में आ रही ना। आज कोई भी एक वेक्टर होता है बेटा, तो एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उस वेक्टर का और उस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए होता है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है हमारा। कोई भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी जो पार्टिकल है, ठीक है, या तो वो 2D में होगा या तो वो 3D में होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो यूनिट वेक्टर को अगर एक्स एक्सिस के थ्रू हमें डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम आई कैप लगाते हैं, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़, पर मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग समझाना पसंद करूंगी, ठीक है। ये तो आपको लर्न करना है, लर्न तो क्या ही कर लेंगे, है तो क्या, ठीक है। थोड़ा आप लर्न करना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे आंसर में लिखना है वो मैंने आपको बता दिया, पर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको यूनिट वेक्टर का एक्चुअली फंडा बताऊँ होता क्या है। देखो बेटा, समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। तो आप ये समझो, ठीक है, आप ये समझो कि अगर हम लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि ये है आपका स्कूल, ये पॉइंट ए है, ये आपका स्कूल है, सॉरी ये आपका घर ले लेते हैं, ठीक है, समझना पॉइंट को। ये आपका होम है, होम से आप इस पॉइंट की तरफ जा रहे हो और ये आपका स्कूल है, ठीक है। फिर स्कूल से आप अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हो, समझो यहाँ पर आपका फ्रेंड और ये उसका घर है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब अगर हम ये देखें तो मैं इसको नॉर्मल अगर हम देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से, तो आपने क्या किया, आप ना ए से लेकर बी की तरफ गए, ठीक है, ए से बी की तरफ क्या, ईस्ट डायरेक्शन। तो मैं क्या बोलूँगी कि आप अपने घर से स्कूल में गए इन द ईस्ट डायरेक्शन, स्कूल से आप अपने फ्रेंड के पार गए, तो स्कूल से यहाँ से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप कौन सा दे रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन दे रहे हो। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम लोग कोई वेक्टर तो पता नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं कि घर से स्कूल जो है वो समझो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, यहाँ चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है, ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल से फ्रेंड का घर जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है ना, समझे ना। तो अगर मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो, अगर मुझे होम से स्कूल का रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं क्या लिखूँगी, मैं ये लिखूँगी कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर, डन, ओके। स्कूल से फ्रेंड का घर जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। इतना क्लियर है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया मैम। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आने लगी, यूनिट वेक्टर का निर्माण क्यों हुआ, वो पॉइंट को समझो। बात ये है कि भैया हम कहाँ पे खड़े हैं ना, उस पर डिपेंड करेगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। समझो कि यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, और यहाँ पर एक बंदा जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जा रहे हैं 3 रास्ते, एक रास्ता यहाँ पे जा रहा है, एक रास्ता यहाँ पे जा रहा है, एक रास्ता यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब समझो ये मैं हूँ ठीक है, मैं हूँ, तो एक रास्ता मेरा यूँ जा रहा है, एक रास्ता यूँ जा रहा है और एक रास्ता आगे की तरफ जा रहा है। अगर मैं फ़ोन पे किसी से पूछती हूँ कि अभी मुझे कहाँ पे आना है, आप मुझे बताओ, उसको मैंने कॉल किया कि मुझे आपके शॉप पे आना है, मुझे बताओ कि आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मंदिर और मैं भी कहाँ पे जाऊँ। वो बंदा बोलेगा एक काम कीजिए, आप ना लेफ़्ट डायरेक्शन में आ जाइए। अब क्या करूँ, मेरा लेफ़्ट कि उसका लेफ़्ट, ठीक है। अब आपको तो फ़ोन पे पता नहीं कि मैं किस डायरेक्शन में खड़ी हूँ, ठीक है। तो अब ये लेफ़्ट डायरेक्शन में आया तो मैं यूँ जाऊँगी। अगर सामने वाला बंदा इस तरीके से सोचेगा, ठीक है, तो उसका लेफ़्ट डायरेक्शन तो यूँ हो जाएगा, है ना। तो मेरा लेफ़्ट डायरेक्शन यूँ जा रहा था, उसका लेफ़्ट डायरेक्शन यूँ जाएगा। तो अभी कौन से लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना है ना, लेफ़्ट, या तो हम यूँ बोले कि वो ईस्ट बोलेगा, ठीक है। तो मेरे लिए जो है वो समझो मैं यूँ हूँ तो मेरे लिए ईस्ट यहाँ पे हो गया। अगर मैं उल्टी हो जाती तो मेरे लिए जो ईस्ट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा।
है ना। तो द पॉइंट इज दैट कि कैसे जानेगा, तो ये बहुत कन्फ्यूजन्स आ रहे थे डायरेक्शंस को लेकर नॉर्थ साउथ, क्योंकि हर बंदे के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से डायरेक्शन बदल रहे थे। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने बोला कि ये तो गलत बात है भाई, इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हर बार तो डायरेक्शन कहाँ पे लिखेंगे, कैसे पॉसिबल है डायरेक्शन को लिखना। तो उन्होंने वेक्टर्स बता दिए, यूनिट वेक्टर्स बता दिए, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि अब कोई भी बंदा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हुए बता रहा है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं 4 कदम चल रही हूँ, ठीक है, मैं 4 कदम एक्स डायरेक्शन में चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, आई कैप रिप्रेजेंट करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो है वो ये इस तरीके से है, एक्स एक्सिस का है। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर ईस्ट की जगह मैं अभी क्या लिख दूँ, आई कैप लिख दूँ, ठीक है। तो जैसे कि घर से लेकर स्कूल की तरफ जाना, तो मुझे क्या लिखना पड़ जाएगा, 4 आई कैप, 4 इज द मैग्नीट्यूड एंड आई कैप गिव्स यू द प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली जैसे 3 है, ठीक है, तो 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, अब ये वाई एक्सिस में जा रहा है, तो क्या लिखना पड़ जाएगा, जे कैप। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कि भैया स्कूल से जो मेरे फ्रेंड का घर है वो कहाँ पर है, 3 जे कैप में है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शंस में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आई, के और जे कैप जैसी यूनिट वेक्टर्स निकाली गई, और इसके लिए उनका वैल्यू 1 रखा गया, क्योंकि वो आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रही हैं, ठीक है। बाकी मैग्नीट्यूड तो बाकी मैग्नीट्यूड तो अपना वेक्टर दे ही रहा है ना। तो भाई डायरेक्शन बताने के लिए हम लोगों ने आई, जे और के का यूज़ किया और उसकी वैल्यू 1 रख दी, ताकि कहीं कहीं पे भी हमें उसको कैलकुलेशन में हटाना है तो वी कैन ईजिली रिमूव दैट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मेन फंडा था। आया समझ में, था क्लियर, अच्छे समझ में आया। चलिए अब इसको लिख दीजिए, 1-2 कुछ और क्वेश्चन है, फिर अपन इस सेशंस को वाइंड अप कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी मूविंग इन द XY प्लेन इज चेंज ऑफ द वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इंटरवल। तो चेंज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, एंड डेल्टा वी इज व्हाट, V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग केसेस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है XY प्लेन। अब हमारे पास 1D 2D 3 डायमेंशंस होते हैं। अगर 1D की बात करते हैं बेटा, तो 1D के अंदर क्या होगा, 1D के अंदर अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट जा रहा है सीधा, ठीक है, तो अगर उसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा, अगर वेलोसिटी कम है तो एक्सेलरेशन भी कम। बहुत सिंपल सी बात है, स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर हमारे पास इस तरीके से XY प्लेन 2D डायमेंशंस होंगे तो क्या होगा। अब पहले इसको समझाने से पहले आपको एक मैं थोड़ा सा केस बता दूं, आप पहले उस चीज़ को समझिए, ठीक है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, स्पीड अप करेगी। अगर मैं ये कह रही हूँ कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन उसकी उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, डन। अगर हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर हैं, कैसे बेटा, परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर में स्पीड सेम रहती है, खाली डायरेक्शन बदल जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा कुछ, भाई अगर वो किसी एंगल से लाइक 90 डिग्री नहीं, ठीक है, 0 to 180 कोई एंगल आ रहा है, नॉट 90 डिग्री, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ये v है, और समझो कि ऐसे कुछ में एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर a जो एक्सेलरेशन, उसका हम 2 कंपोनेंट्स की बात करेंगे, एक कंपोनेंट इस तरीके से जाएगा और एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। y डायरेक्शन के लिए ये बताएगा परपेंडिकुलर, और x डायरेक्शन में ये हो जाएगा v के पैरेलल। बेसिकली हम देखते हैं तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, तो पैरेलल है, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, पैरेलल है, ठीक है। तो स्पीड जो होगी वो चेंज होगी। अब वो स्पीड अप भी हो सकती है, स्लो डाउन भी हो सकती है, अगर एंटी पैरेलल जा रही है तो वो स्लो डाउन कर लेगी, ठीक है। तो स्पीड जो है वो भी चेंज होगी यहाँ पर, और परपेंडिकुलर है, इसके लिए डायरेक्शन जो होगा वो भी चेंज होगा।
तो यहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। ये कुछ रिजल्ट्स हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। अब ये वाला ग्राफ समझ लेते हैं। तो जैसे कि समझो कि एक मोशन हुआ है, ठीक है, पॉइंट P है और पॉइंट P एट द इनिशियल वेलोसिटी, एट द इनिशियल पॉइंट P है एक ऑब्जेक्ट और उसकी वेलोसिटी है v, और उसके बाद हम लोग ले रहे हैं कि इस पॉइंट पे P पहुंचा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है v1। तो अगर हम देखें तो हमें एक्सेलरेशन निकालने को हमने कहा था v2 माइनस v1, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करें तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो अगर मैं इसको लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या करना है, माइनस माइनस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का लॉ क्या बोलता है, टेल टू टेल ज्वाइन करना, ठीक है। तो इसके लिए ये वाले वेक्टर को और ये वाले वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया तो काफ़ी अच्छा खासा अपने को एंगल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2D डायमेंशंस में। फिर अगर हमने पॉइंट थोड़ी सी नीचे ले ली, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट अज्यूम कर ली, देखो एंगल धीरे धीरे बदलता जाएगा। ये θ1 ले लेते हैं, ये θ2, देखो एंगल छोटा होता जा रहा है, ठीक है। फिर अगर इसको और नज़दीक ले लिया तो देखो और एंगल छोटा हो गया, ओके। और अगर यहाँ पे ले लिया हमारा तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया θ4, ठीक है, 90 डिग्री आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्या होता जा रहा है, एंगल जो है वो सिंक्रोनाइज लाइक कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे बेटा एक पॉइंट क्लियर हो जाती है कि जो थीटास हैं, ठीक है, ये जो थीटा हैं वो क्या 0 से लेकर 180 के रेंज में जाएंगे इन द 2D डायमेंशंस, ओके। और इसके बेसिस पे हम लोग इन सब चीज़ों को भी डिराइव कर सकते हैं। डन बेटा। तो ये कुछ एक्सेलरेशन के केसेस थे। तो वेल यहाँ पे हम लोगों ने इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब अपन ने कवर अप कर लिए हैं। न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे ज़्यादा ये क्वेश्चन डिमांडेबल है चैप्टर। तो दीज आर द मेन क्वेश्चंस जो मैं आपको दे दिए हूँ। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो इसके जो फॉर्मूलाज हो तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा फॉर्मूला वाली शीट को। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।